सीरीज की शुरुआत में ग्योंग नाम और ह्योंगजू नाम के दो बंदे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इस टक्कर के चलते डिटेक्टिव ह्योंगजू का फोन उसके हाथ से गिरकर डैमेज हो जाता है। ह्योंगजू ग्योंग नाम से कहता है, क्या तुम देख कर नहीं चल सकते? इस पर ग्योंग नाम माफी मांगने की बजाय अपने जेब से पैसों की गड्डी निकालकर ह्योंगजू के मुंह पर मार देता है और वहां से जाने लगता है। ह्योंगजू इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता है तो ग्योंग नाम उस पर हाथ उठा देता है। तभी अचानक ह्योंगजू का पार्टनर सोनहू आ जाता है और ग्योंग नाम के हाथों में हथकड़ी पहना देता है। सोनहू ह्योंगजू को बताता है कि ग्योंग नाम वही लुटेरा है जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। दूसरी तरफ गायुन नाम की कॉमिक राइटर का ऑटोग्राफ लेने उसके फैंस की लाइन लगी होती है। गायुन की कॉमिक हिडन किलर ने उसे पूरे साउथ कोरिया में रातों रात मशहूर कर दिया था। गायुन मारू के नाम से जानी जाती थी। ह्योंगजू भी गायुन का फैन था। वो दौड़ते हुए उसका ऑटोग्राफ लेने पहुंचा, पर उसे वहां पहुंचने में देर हो गई, जिससे उसे ऑटोग्राफ नहीं मिल पाता। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर ग्योंग नाम के चेहरे को उसकी फोटोग्राफ से मैच करते हैं, पर उसका चेहरा एकदम चेंज हो चुका होता है क्योंकि उसने पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। ग्योंग नाम की वाइफ किसी कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक में नर्स थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आखिरकार ग्योंग नाम का पता लगा पाई थी। ह्योंगजू पुलिस स्टेशन आकर अपने दोस्त सुनहू को बताता है कि उसे लेट हो गया, जिस कारण वो गायुन का ऑटोग्राफ नहीं ले पाया। रात को पुलिस स्टेशन से घर लौटते वक्त ह्योंगजू को म्यूंग चुल नाम का क्रिमिनल मिल जाता है, जो 7 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आया था। वो ह्योंगजू से कहता है कि ब्रेन कैंसर होने की वजह से अब वो सिर्फ 3 महीने ही जी पाएगा, इसीलिए वो मरने से पहले उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसे जेल भेजा। कोर्ट के जज और लॉयर को वो पहले ही मार चुका है। अब बारी थी ह्योंगजू की। म्योंगचुल ह्योंगजू के पैर पर गोली मार देता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे घर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। ह्योंगजू जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां उसे अपना पार्टनर सोनहू मरा हुआ मिलता है। म्योंगचुल ने सोनहू को इसीलिए मारा था क्योंकि वो ह्योंगजू को तड़पता हुआ देखना चाहता था। यहाँ गायुन को हम व्हील चेयर पर देखते हैं। उसकी किसी हॉस्पिटल में थेरेपी चल रही थी। गायुन का बॉयफ्रेंड वुजिन और उसकी बेस्ट फ्रेंड जू योंग उसे हॉस्पिटल लेने आते हैं। वुजिन उसका बॉयफ्रेंड होने के साथ उसका मैनेजर भी था। वहीं जू योंग गायुन की असिस्टेंट थी। फिर गायुन अपने घर पर वुजिन से कहती है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जू योंग गायुन को समझाती है, जिस पर गायुन कहती है कि वुजिन पर वो अब बोझ नहीं बनना चाहती क्योंकि उसकी कमर के निचले का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका है। वो उन दोनों को ये भी कहती है कि तुम दोनों अब मेरे लिए काम करना बंद कर दो। इसके बाद हम देखते हैं गायुन कुछ पोस्टर्स देख रही थी जो उसने अपने डॉग मारू की गुमशुदगी के बाद छपवाए थे। इस तरफ ह्योंगजू अब भी अपने पार्टनर सोहू की मौत से उभर रहा था। मारू भी ह्योंगजू के पास ही था। अगले दिन ह्योंगजू मारू को वॉक पर ले जाता है। तभी उसे लीशिन नाम की औरत का फोन आता है। लीशिन उसे बताती है कि अगली सुबह 11:34 पर KTX ट्रेन का डब्बा नंबर 738 अपनी पटरी से उतर जाएगा। उस ट्रेन एक्सीडेंट में 2 लोग मारे जाएंगे और 58 लोग घायल होंगे। अगले दिन लीशिन की कही हुई बात सच हो जाती है। ह्योंगजू के न्यूज देखने के तुरंत बाद लीशिन उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। मैंने ये न्यूज फ्यूचर में जाकर पहले ही देख ली थी। ह्योंगजू पूछता है कि ये तुम मुझे क्यों बता रही हो? लीशिन कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पास ठीक करने के लिए एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो कल मुझसे आकर मिलना। फिर वो ह्योंगजू को जियान क्लिनिक का एड्रेस देकर वहां आने को कहती है। अगले दिन जब ह्योंगजू जियान क्लिनिक पहुंचता है तो गायुन भी वहीं मौजूद होती है। कुछ देर बाद लीशिन आकर सभी को बताती है कि मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं आप सभी को पास्ट में ले जा सकती हूँ, मगर आप लोगों को सिर्फ 1 साल ही पीछे ले जाया जा सकता है। उस दिन डेट थी 11 जनवरी 2020 और समय था सुबह के 10 बजे, यानी वो लोग 11 जनवरी 2019 के 10 बजे तक ही पीछे जा सकते हैं। उन लोगों को अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए लीशिन उन्हें लॉटरी के नंबर के अनाउंस होने से पहले जीतने वाले नंबर बता देती है। इसके बाद वो उनसे कहती है अगर उन्हें उसका ऑफर मंजूर है तो शनिवार को फिर से क्लिनिक पर आ जाए। शनिवार को उन 11 लोगों में से 10 लोग वापस लौट कर आते हैं। उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी थी जो पीछे हट गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी को एक सफेद गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर गांव की तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ देर बाद वो गाड़ी एक पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरती है। ह्योंगजू की आंख खुली और उसने देखा कि उसे कुछ गुंडे जिन्हें उसे पकड़ना था वो उसे पीट रहे हैं, मगर उसी वक्त उसके एक साथी ने आकर उसे बचा लिया।
पुलिस स्टेशन पहुंचते ही ह्योंगो ने अपने पार्टनर सोनहू को देखते ही उसे जोर से गले लगा लिया। इधर गाह्यून पार्क में खुशी के मारे कूद रही थी। उसने मारू और अपने बेस्ट फ्रेंड जो यूंग को हक किया। हमें दिखाई पड़ता है कि जितने लोग भी लीशिन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे वो अपनी जिंदगी में 1 साल पीछे पहुंच गए थे। अगले दिन सुनहू अपनी टीम के साथ ग्योन नाम के केस के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी ह्योंगू ने ग्योन नाम और उसकी बीवी को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। फिर वो सोनहू और उसकी टीम को ग्योंगनाम की वाइफ के कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसकी मदद से उसने ग्योंगनाम को पकड़ा था। सोनहू और उसके टीम मेंबर्स ह्योंगजू से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वह म्योंगचुल से मिलकर उसे उसके जेल में बिताए 7 सालों के बारे में पूछता है। म्योंगचुल ह्योंगजू को बताता है कि जेल में बस वो यही सोचता रहा कि बाहर निकलकर वो ह्योंगजू, कोर्ट के जज, लॉयर तीनों से बदला लेगा। मगर अब ह्योंगजू के साथ बैठकर अपना दिल हल्का करने के बाद उसके दिल से ह्योंगजू के लिए नफरत खत्म हो चुकी है। इसके बाद ह्योंगजू म्योंगचुल को टैक्सी में बिठा देता है। म्योंगचुल अपने घर जाने के बजाय उस लॉयर के घर पहुंचता है। वो घर के बाहर खड़ी उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ करता है। लॉयर जैसे ही घर से बाहर आता है, म्योंगचुल उसके पेट में झुरा फोक देता है। उसी वक्त ह्योंगजू वहां आ जाता है। हमें यहाँ पता लगता है कि ये सब ह्योंगजू का ही प्लान था और वो टैक्सी ड्राइवर भी ह्योंगजू का साथी था, जिसका नाम था सोनवू। म्योंगचुल के आने से पहले ही ह्योंगजू ने लॉयर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने को कह दिया था। कुछ ही देर बाद सोनहू वहां आकर म्योंगचुल को अरेस्ट करके ले जाता है। अगली सुबह गायोन मारू को वॉक पर ले जाती है। मारू दौड़कर ह्योंगजू के पास चला जाता है, जो उसी पार्क में टहल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंकते हैं। ह्योंगजू गायोन से पूछता है कि पास्ट में जाने से पहले यानी रीसेट होने से पहले क्या मारू गुम हो गया था। गायोन कहती है हाँ। ह्योंगजू फिर कहता है कि रीसेट से पहले मारू मुझे मिला था और जब मुझे उसके ओनर का कोई पता नहीं लग पाया तो मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। गायोन कहती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मारू खो गया था, लेकिन तुम कैसे जानती हो कि मेरे डॉग का नाम मारू है। ह्योंगजू कहता है कि मैंने अपने फेवरेट कॉमिक राइटर के नाम पर इस डॉग का नाम मारू रखा था। ये सुनकर गायोन मुस्कुराकर कहती है कि वो कॉमिक राइटर मैं ही हूँ। मैंने भी अपना नाम अपने डॉग के नाम पर मारू रखा था। इसके बाद ह्योंगजू गायोन से ऑटोग्राफ मांगता है, जिस पर वो कहती है कि वो सिर्फ फैन मीट पे ही लोगों को ऑटोग्राफ देती है। घर जाकर गायून वूजिन और जोयुंग को किस करते देख लेती है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसे मारू को चेकअप के लिए ले जाना था, पर पार्क में ह्योंगजू से बातें करने की वजह से वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देती है और घर आ जाती है। उसे ये यकीन नहीं होता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उसे इतने समय से धोखा दे रहे हैं। गायोन वूजिन से ब्रेकअप कर लेती है और जोयुंग के साथ अपनी 10 साल पुरानी दोस्ती तोड़ देती है। अगली सुबह सभी लोग रीसेट के बाद पहली बार जियांग क्लिनिक इकट्ठा होते हैं। उन 10 लोगों में से एक योंगिल नाम का मेंबर जो डिलीवरी मैन था वो गायब था। लिशिन सबको बताती है कि उसकी मौत हो चुकी है। पास्ट में रीसेट के समय सभी को कुछ समय के लिए बेहोश कर दिया गया था ताकि उनका फ्यूचर माइंड उनकी पास्ट बॉडी में एंटर कर सके। योंगिल उस समय ड्राइव कर रहा था जिससे उसकी कार ट्रक से टकरा गई और उसकी जान चली गई। लिशिन को इस बात का बहुत अफसोस था क्योंकि उसी ने योंगिल को रीसेट के लिए मनाया था। ये खबर सुनकर सभी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि रीसेट के साइड इफेक्ट्स भी होंगे। लिशिन सबसे कहती है कि अगर उनके दिल में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो उसे पूछ सकते हैं। गायोन लिशिन को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। लिशिन कहती है कि जो हुआ उसे भूलकर आगे की सोचो। इसके बाद सभी लोग जिन्होंने पास्ट में ट्रैवल किया था वो एक कैफे में मिलते हैं। उनमें से ही एक ट्रैवलर जिसका नाम नोसाब था उस कैफे का ओनर था। सभी रीसेट को लेकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनमें से एक ट्रैवलर जेयोंग सभी से कहता है कि मुझे नहीं लगता योंगिल की मौत कोई हादसा है। कैफे से बाहर निकलते ही ह्योंगजू जेयोंग को कहता है कि वो अपना फोन दिखाए। जेयोंग ने कैफे में मौजूद सभी ट्रैवलर्स की फोटोज क्लिक किए हुए थे। ह्योंगजू कहता है कि तुम किसी के परमिशन के बिना उनकी फोटो नहीं ले सकते। योंगजे कहता है कि वो बस योंगिल की मौत की गुत्थी सुलझाना चाहता है। उसे ये भी लगता है कि अगली मौत व्हीलचेयर वाली गायोन की होगी। अगले दिन वूजिन गायोन के घर के बाहर खाना और लेटर छोड़ जाता है। गायोन उन चीजों को लेने झुकती है, तभी मारू दौड़कर सड़क पार कर भाग जाता है। गायोन उसे ढूंढती है मगर मारू कहीं नजर नहीं आता। वो डर के मारे ह्योंगजो को कॉल करती है जो पार्क जाकर मारू के बारे में लोगों से पूछता है। इधर गायोन मारू को ढूंढते ढूंढते उसी जगह जा पहुंचती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी सारी बुरी यादें ताज़ा हो जाती है। उसी वक्त ह्योंगजो भी वहाँ आता है। गायोन उसे बताती है कि 1 साल पहले इसी जगह पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो व्हीलचेयर पर आ गई थी।
वो चाहती थी उस दिन घर से बाहर ना निकले, पर मारू की वजह से उसे निकलना पड़ा। घायुन कहती है कि कुछ चीजों को जितना भी सही करने की कोशिश करो वो वैसे ही होती है जैसे उनका होना लिखा होता है। ह्योंगजू कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैंने खुद एक क्रिमिनल को सेम डेट पर पहुंचकर मर्डर करने से रोका है। तुम चाहो तो तुम भी अपना पास्ट बदल सकती हो। इतने में घायुन को कॉल आता है कि मारू मिल गया है। उन्हीं में से एक ट्रैवलर सियोयान ने मारू के कॉलर पर से घायुन का नंबर देखकर उसे कॉल किया था। घायुन जब मारू को कैफे लेने जाती है तब सियोयान का मंगेतर दाइसुंग भी सियोयान को लेने आता है। ह्योंगजू और घायुन मारू को लेकर चले जाते हैं। वहीं सियोयान और दाइसुंग भी एक साथ कैफे से निकलते हैं। उस शाम जोयुंग घायुन को पार्क में मिलने बुलाती है। घायुन गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। तभी उसे फोन पे एक जोर से आवाज सुनाई देती है। उसने जोयोंग का नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं आया। जब घायुंग पार्क गई तो उसने देखा कि जोयोंग बेहोश पड़ी है। जोयोंग को हॉस्पिटल पहुंचाकर घायुंग लीशन के पास पहुंचती है। उसने लीशन से कहा कि उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट उसी सड़क पर हुआ जहां 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। लीशन घायुंग से कहती है कि एक ही जगह और समय पर एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो एक्सीडेंट करने वाला शख्स है वो वही इंसान है। फिर ली शिन घायुन को हिप्नोटाइज करके पास्ट को याद करने को कहती है। घायुन को अपनी मेमोरी में दिखाई देता है कि वो एक्सीडेंट के बाद सड़क पर जख्मी हालत पर पड़ी है। उसकी नज़र उस कार पर पड़ती है जिसने उसे टक्कर मारी थी। उसे टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सियोयान का मंगेतर दाइसुंग था। वो ये बात ह्योंगजू को बताती है और उसे इस केस को सॉल्व करने में मदद मांगती है। फिर वो सियोयान को जाकर बताती है कि तुम्हारा मंगेतर एक हिट एंड रन केस का अपराधी है। वो उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि मैंने अपनी मेमोरी में जो नंबर प्लेट देखी थी वो हूबहू तुम्हारे मंगेतर के नंबर प्लेट से मैच करती है। सियोयान कहती है कि दाइसुंग ने कुछ समय पहले ही उनकी शादी के वक्त वो कार खरीदी थी और कार खरीदने के बाद वो अक्सर डरा डरा रहता है, मानो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। इस बात को लेकर उनकी बीच लड़ाइयाँ होने लगी। दाइसुंग उस पर हाथ भी उठाने लगा। यही कारण है सियोयान का रीसेट का, क्योंकि वो पास्ट पे जाके दाइसुंग से अपनी शादी तोड़ना चाहती है। वो घायुन से कहती है कि मुझे 1 दिन का समय दो, मैं दाइसुंग को समझाऊंगी कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। हॉस्पिटल लौटकर घायुंग देखती है कि उसकी दोस्त जुयुंग की मौत हो चुकी है। वो ह्योंगजू से कहती है कि उसकी दोस्त की मौत उसकी वजह से हुई है। ह्योंगजू से कहता है कि रीसेट से पहले मेरे पार्टनर की मेरी वजह से मौत हो गई थी। मैं चाहता था कि उस हादसे को बदल दूं, इसीलिए मैंने रीसेट करवाया। हालांकि मैंने अपने दोस्त को बचा तो लिया, पर मैं आज भी उस हादसे को अपने दिमाग से मिटा नहीं पाया हूँ। इसके बाद वो घायुन से कहता है कि रोकर हार मानने के बजाय हमें उस कार के एक्सीडेंट करने वाले को ढूंढना होगा। अगले दिन ह्योंगजू घायुन को पार्क के बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें दाइसुंग की कार नजर आ रही थी। दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उस समय कार ड्राइवर सीट पर दाइसुंग नहीं बल्कि सियोयान बैठी थी। एक्सीडेंट में दाइसुंग और सियोयान दोनों का हाथ है। ये देख ह्योंगजू और घायुन सियोयान के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाते हैं। घायुन को सियोयान की कई बातें याद आती है कि उनकी शादी के वक्त दाइसुंग ने नई कार खरीदी थी। इसका मतलब ये था कि उसने अपनी पुरानी कार कहीं बेच दी। ह्योंगजू और घायुन कई सारी कार्स के गैरेज जाकर पूछताछ करते हैं। उनमें से एक गैरेज का ओनर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कहता है कि दाइसुंग और सियोयान अपनी पुरानी कार को गैरेज छोड़ने आए थे। इसके बाद ह्योंगजू दाइसुंग के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। दाइसुंग एक डॉक्टर था। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई कार एक्सीडेंट किया है। दाइसुंग ऐसे बर्ताव करता है मानो उसे कुछ पता ही ना हो। फिर ह्योंगजू दाइसुंग को सीसीटीवी फुटेज और उसकी कॉल लिस्ट दिखाता है। कार को गैरेज में छोड़ने के बाद दाइसुंग ने कार गैरेज में काम करने वाले शख्स को 5 बार कॉल किया था। ह्योंगजू उस शख्स को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसका बयान ले सके। इधर घायुन सियान के घर जाती है। वहाँ उसके पड़ोसी घायुन को बताते हैं कि सियान तो आज सुबह ही कहीं के लिए निकल गई है। उस शाम सभी ट्रैवलर्स उनके एक मेंबर चोई चांग मान की फ्यूनरल अटेंड करने आते हैं। चोई चांग मान एक सिक्योरिटी गार्ड था। ह्योंगजू सभी को बताता है कि चोई चांग मान को हार्ट अटैक आया था। उनमें से जोंगसुक नाम का ट्रैवलर ह्योंगजू से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। ह्योंगजू कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, ये मेरा काम है। यह हमें पता लगता है कि चोई चांग मान ने एक लॉटरी टिकट खरीदी थी और फिर अपने दोस्तों से मिला। घर लौटते वक्त उसे सीने में तेज दर्द होने लगा और घर पहुंचने के तुरंत बाद उसकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर जेयोंग को कुछ समझ आ रहा था। वो सबसे कहता है, जब हम पहली बार जियान क्लिनिक पर मिले थे
तब मीटिंग के बाद सबसे पहले डिलीवरी मैन योंग गिल खड़ा हुआ था, उसकी मौत हो गई। फिर जब दूसरी बार हमारी मीटिंग हुई, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड चोई चैंग मैन सबसे पहले खड़ा हुआ था, उसकी भी मौत हो गई। यानी अब अगला नंबर उसी का होगा जो मीटिंग के बाद सबसे पहले खड़ा होगा। बाकी के ट्रैवलर्स जेयोंग के बात पे यकीन नहीं करते। फ्यूनरल के बाद गायुन सियोन से मिलने जाती है। सियोन ने गायुन को बताया कि एक्सीडेंट वाले दिन आखिर क्या हुआ था। उसने गुस्से में दाइसुंग से ब्रेकअप कर लिया और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने चली गई क्योंकि उसने पी रखी थी। उसके फ्रेंड्स ने दाइसुंग को उसे घर ड्रॉप करने को बुलाया और उसी रात दाइसुंग ने जुयोंग को टक्कर मारी। तभी सुयान की आंख खुल गई। सुयान गायुन से कहती है कि मैंने जोयुंग की मौत को टालने के लिए ही रिसेट किया था, पर इसके बावजूद जोयुंग का एक्सीडेंट हो गया। वो ये भी बताती है कि दाइसुंग ने उसे अपना मुंह खोलने से मना किया था, वरना वो उसे जान से मार देगा। गायुन तब सुयान को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करती है। सुयान गायुन से कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरी के अलावा कोई सबूत नहीं कि ये एक्सीडेंट मैंने किया है और वो लीशन के हिप्नोटाइज सेशन को एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो कहती है कि हमें लीशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सबको रीसेट करवाने के पीछे लीशन का कोई भी छुपा मकसद हो सकता है। अगली सुबह सुयांग की लाश पार्क में पड़ी मिली। कुछ ही देर में ह्युंगजू वहां पहुंचा। सोहू ने ह्युंगजू को बताया कि पुलिस को सुयान के पास से उसका आइडेंटिटी कार्ड मिला, जिससे उन्हें पता लगा कि उसका नाम सुयांग है। पार्क के सीसीटीवी फुटेज में ह्युंगजू ने देखा कि पिछली रात सुयान घायुन से मिली थी। इधर नोसाब कैफे में घायुन ने सबको बताया कि रीसेट से पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके जिम्मेदार सुयान थी। तभी ह्युंगजू ने आकर घायुन को सीसीटीवी की फोटो दिखाई। घायुन ने कहा कि हाँ, मैं कल रात सुयान से पार्क मिलने आई थी। फिर ह्युंगजू ने घायुन से कहा कि तुम्हें इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि सुयान मर चुकी है। कैफे से बाहर निकलकर ह्युंगजू ने घायुन से पूछा कि क्या सुयान को तुमने मारा है। घायुन ने कहा नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर जांगिल ह्युंगजू से पूछता है कि आखिर तुमने एक सीसीटीवी फुटेज देखकर इतनी जल्दी घायुन को कैसे पहचान लिया। ह्युंगजू कहता है कि घायुन एक बहुत फेमस राइटर है। इंटरोगेशन के दौरान सोहू घायुन को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि उसकी सुयान से किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी। घायुन कहती है कि वो अपनी कोई पर्सनल बात शेयर नहीं करना चाहती। सोहू कहता है कि सुयान से मिलने के बाद तुमने क्या किया। घायुन ने कहा कि मैं वहीं पार्क में अकेली बैठी रही। बाहर ह्युंगजू को पता लगता है कि दाइसुंग को भी विटनेस के तौर पर इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया है। घायुन सुनहू को बताती है कि सुयान का मंगेतर एक कार एक्सीडेंट कर चुका है और वो अक्सर सुयान को जान से मार देने की धमकी दिया करता था। यह इंट्रोगेशन के वक्त दाइसुंग ह्युंगजू को बताता है कि मैं भला सियोंग को क्यों मारूंगा, हम दोनों तो अगले महीने शादी करने वाले थे। ह्युंगजू दाइसुंग से कहता है कि मैं ये जानता हूँ सुयान ये शादी तोड़ देना चाहती थी। फिर वह दाइसुंग से पूछता है कि कल रात तुम 11 और 1 बजे के बीच कहाँ थे। दाइसुंग के कॉल लॉग से पता लगता है कि दाइसुंग ने 11 और 1 बजे के बीच सुयान को कॉल किया था। दाइसुंग कहता है कि मैंने उसे कॉल इसीलिए किया था ताकि उसे बता सकूं कि आज मैं उसे नहीं मिल पाऊंगा, मुझे कहीं और जाना था। ह्युंगजू कहता है कि क्या तुमने उस कार गैरेज में काम करने वाले आदमी से मिलने जाना था, क्योंकि दाइसुंग ने उस आदमी को भी लगातार कॉल्स किए हुए थे। दाइसुंग कहता है कि हाँ, मैंने उसे कॉल किया था क्योंकि वो मुझे धमकी दे रहा था कि सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को दिखा देगा। इससे ये साबित हो गया कि वो एक्सीडेंट दाइसुंग ने ही किया था। ह्युंगजू दाइसोंग को बताता है कि तुम जोयुंग के कार एक्सीडेंट के जिम्मेदार हो, ना कि सुयान के मर्डर विटनेस। अब क्योंकि घायुन की इंटरोगेशन की खबर सोशल मीडिया पर फैल जाती है, 2 लड़के पुलिस स्टेशन आकर बताते हैं कि उन्होंने उस रात मारू यानी घायुन को अकेले पार्क में बैठे देखा था। उन लोगों ने छिपकर उसके साथ सेल्फी भी ली और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। जब पुलिस ने पिक अपलोड करने का टाइम चेक किया तो उन्हें पता लगा कि घायुन ने जो बयान दिया था वो सच था। वो उस रात पार्क में बैठी थी। पुलिस ने घायुन की सेल्फी और सुयान की मौत का टाइम को मैच किया। फॉरेंसिक टीम ने ये कारण बताया कि सुयान की मौत फिसल कर गिरने से इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। जब घायुन को पता लगा कि ह्युंगजू ने दाइसुंग से भी पूछताछ की है तो वो उसे थैंक यू कहती है। अब अगले दिन उनमें से एक ट्रैवलर जोंगसुक ह्युंगजो से मिलने आया। सोहू छिपकर उन्हें देख रहा था। जोंगसुक ह्युंगजो को वो पिक दिखाता है जो उसे जेयोंग ने सेंड की थी। उस पिक के मुताबिक लोगों की मौत उनकी सिटिंग पोजीशन के मुताबिक हो रही थी। पहले चोई चांग मैन, फिर सुयान और अब जो मरने वाला था वो था जुंगताई। जुंगताई एक गुंडा था जो फ्रॉड और गैम्बलिंग जैसे गुनाहों के चलते कई बार जेल जा चुका था।
जोंगसुक ह्युंगजो से कहता है कि वो जल्दी जुंगताई को ढूंढ निकाले, क्योंकि फोटो में जुंगताई के बाद जोंगसुक बैठा हुआ था। पुलिस स्टेशन में एक पुलिस ऑफिसर ह्योंगजो को वो तस्वीर दिखाती है जो दाइसुंग ने सबूत के तौर पर पुलिस को दी थी। उस फोटो में दाइसुंग किसी से होटल में मिलने गया था, यानी वो सुयान की मौत के समय होटल में था। वो आदमी जिससे दाइसुंग मिलने गया था वो और कोई नहीं बल्कि जुंगताई है। ह्यांगजो को पता लगता है कि जुंगताई उस कार गैरेज में काम करने वाला वो आदमी था जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा था। उसने लीशैन से जुंगताई का नंबर मांगा, पर लीशैन ने उससे कहा कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ये सुन ह्युंगजो को लीशैन पर शक हुआ। फिर उसने गायून से कहा कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ और जुंगताई को ढूंढने में मेरी मदद करो। गायून ने कॉल लॉग्स के हिसाब से उन सभी लोकेशंस को मार्क कर दिया जहां जुंगताई गया था। ह्योंगजो ने सोचा कि जिस एरिया से जुंगताई ने सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे वो वही रहता होगा। वहां के लोगों से पता करने पर उन्हें जुंगताई का घर पता चला। एक आदमी उन्हें देखते ही वहां से भाग गया। ह्युंगजो उसके पीछे भागा। वही गायून को उसके घर में सभी ट्रैवलर्स की फोटो पड़ी मिलती है। तभी वहां पड़े एक फोन पर कॉल आया। गायून ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सामने से लीशन की आवाज सुनाई दी। लीशन ने गायून की आवाज सुनते ही कॉल काट दिया। फिर वहां एक आदमी आया और गायून से जुंगताई के बारे में पूछने लगा। ह्युंगजो ने उससे पूछा कि जुंगताई किसके लिए काम करता है। इस पर उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बस ऑर्डर मिला है कि मैं जुंगताई को पकड़ कर ले आऊं। अब गायून ह्युंगजो को उन तस्वीरों के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि लीशन ने जुंगताई के नंबर पर कॉल किया था। ह्युंगजो समझ जाता है कि लीशन उनसे झूठ बोल रही है। अगले दिन गायून जियान क्लिनिक जाती है जहां सॉन नाम की औरत उसे बताती है कि लीशिन देश से बाहर गई हुई है। गायून को उसके बात पर यकीन नहीं होता। वो क्लिनिक में घुसकर लीशिन को ढूंढने लगी, मगर लीशिन क्लिनिक में नहीं थी। अब गायून ने ह्युंगजो से कहा कि वह जोंगसुक से उन तस्वीरों के बारे में पूछे। ह्युंगजो ने जोंगसुक को बताया कि जुंगताई के घर में उन्हें जो तस्वीरें मिली है उसकी तारीख 4 नवंबर 2018, यानी कि वो रीसेट से काफी पुरानी तस्वीरें हैं। फिर ह्योंगजो ने जोंगसुक से पूछा कि क्या तुम जुंगताई को जानते हो। जोंगसुक कहता है कि जुंगताई ने जोंगसुक से पैसे वसूले थे क्योंकि वो गैम्बलिंग में कुछ पैसे हार गया था। जुंगताई ने जोंगसुक को धमकी दी कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उसकी कंपनी में जाकर उसका पर्दाफाश कर देगा। बदनामी के डर से जोंगसुक लगातार जुंगताई को पैसे देता रहा और आज भी ह्युंगजो के जाने के बाद भी जोंगसुक ने हमेशा की तरह जुंगताई को वसूली के पैसे दिए। उस रात ह्युंगजो जुंगताई से मिलने उसके घर गया। तभी गायून ने बाहर से एक पत्थर फेंका। जैसे ही जुंगताई बाहर देखने गया, ह्युंगजो ने जुंगताई के फोन में एक छोटा सा माइक लगा दिया। अगले दिन गायून सिक्योरिटी गार्ड चोई चैंग मैन के घर गई और उसके वाइफ से पूछा कि क्या उसने मरने से पहले कोई लॉटरी का टिकट खरीदा था। उसकी पत्नी ने कहा कि उसका पति कभी 1 फुटी कौड़ी खर्च नहीं करता था, वो क्या लॉटरी खरीदेगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि चोई चांग मान ने कई सालों पहले शराब और सिगरेट पीना छोड़ दिया था, तो उसकी मौत पीने से कैसे हुई। गायून ने चोई चांग मान के घर के सामने एक फूलों का गुलदस्ता भी देखा। गायून ने ह्युंगजो से कहा कि मैंने पता किया है, चोई चांग मान ने लॉटरी का टिकट तो खरीदा था पर अपनी पत्नी को इस बारे में नहीं बताया। फिर उसने उन गुलदस्तों की तस्वीर ह्युंगजो को दिखाई और कहा कि वो गुलदस्ता किसी ने चोई चांग मान की मौत से 2 दिन पहले उसके घर भेजा था। ठीक वैसा ही गुलदस्ता उसने सीवान के घर पर भी देखा था, यानी जिसे भी वो गुलदस्ता मिलता उसकी मौत हो जाती। ह्युंगजो गायून से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चोई चांग मान की मौत हार्ट अटैक से हुई और सुयान की गिरने से। अगले दिन सभी नोजैप के कैफे में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जोंगसुक उसकी कंपनी से रिजाइन कर चुका था और हमेशा के लिए कनाडा जाकर बसना चाहता है। वो उन्हें उसका लकी म्यूजिक बॉक्स दिखाता है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता, जो उसकी बेटी ने बनाया था। फिर जोंगसुक कहता है कि मैं कनाडा जाने से पहले शनिवार को आकर आप सभी से मिलकर जाऊंगा। जुंगताई के फोन में लगे हिडन माइक में गायून उसे किसी से बात करते सुन लेती है। उन्हें पता लगता है कि जोंगसुक का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा था। जुंगताई उसे ब्लैकमेल करता था कि उसके अफेयर के बारे में उसकी बीवी को बता देगा। जुंगसोक ने परेशान होकर जुंगताई को मरवाने के लिए कुछ गुंडे हायर किए थे। अब ह्युंगजो और गायून को समझ में आता है कि उस दिन जो आदमी जुंगताई के घर आया था उसे जोंगसुक ने ही भेजा था। जोंगसुक खुद को जितना लाचार बता रहा था वो उतना था नहीं। सभी ट्रैवलर्स शनिवार को जुंगसोक का इंतजार करते रह जाते हैं, मगर वो नहीं आता। गायून उन्हें उनकी वो तस्वीरें दिखाती है जो उसे जुंगताई के घर से मिली थी। जुंगताई उन सब पर नजर रखे हुए है।
जेयोंग कहता है कि इन सब में लीशिन की एक भी तस्वीर नहीं, यानी वो भी जुंगताई से मिली हुई है। गायुन कहती है कि हाँ, ये बात सच है, पर लिनशी इस वक्त देश में नहीं है। ह्योंगजू ने ट्रैवलर्स को जुंगसोक की भी सच्चाई बता दी। फिर सुनहो ने ह्योंगजू को पुलिस स्टेशन कॉल करके बुलाया। कैफे से निकलने के बाद गायुन जुनसोक के घर गई, जिसके बाहर उसे वैसा ही गुलदस्ता नजर आया। उसने तुरंत इस बारे में ह्योंगजू को खबर दी। ह्योंगजू ने गायुन को बताया कि वो उसी के डेड बॉडी के सामने खड़ा है। सुनहो ह्योंगजो से पूछता है कि क्या वो जुंगसोक को जानता था। ह्योंगजो कहता है कि जुंगसोक एक स्टॉक ब्रोकर है, इसी सिलसिले में मैं एक बार उससे मिला था। ह्योंगजो देखता है कि जॉनसुक ने आखिरी टेक्स्ट अपनी वाइफ को किया था, जिसमें उसने उससे और अपनी बेटी से माफी मांगी थी। इधर पुलिस स्टेशन में ह्योंगजू की टीम ये डिस्कस कर रही थी कि जोंगसुक की वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। उसकी कंपनी में आए दिन पैसों को लेकर घोटाले हो रहे थे, जिससे कई इन्वेस्टर जोंगसुक पर भड़के हुए थे। उसने इसी वजह से कंपनी से रिजाइन कर दिया था। जोंगसुक की कार में से बायोमास गैस मिला था, जिससे कि पुलिस टीम ने यह अनुमान लगाया कि जोंगसुक ने खुदकुशी की है। हालांकि ह्योंगजू को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। मीटिंग के बाद ह्योंगजू ने सुनहू से कहा कि मैंने जुंगताई का फोन रिकॉर्ड किया है, शायद जुंगसुक को उसी ने मारा है। सुनहू कहता है कि महज रिकॉर्डिंग के दम पर हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। गायू ने सभी ट्रैवलर्स को उन गुलदस्तों के बारे में बताया। उसने ये भी बताया कि जो लॉटरी टिकट चोई चांग मान ने खरीदा था वो भी अभी तक मिसिंग है। ह्योंगजू को इस बात से हैरानी हुई कि सुयान की डेड बॉडी के पास से पुलिस को उसका फोन नहीं मिला, क्योंकि कॉल लिस्ट के मुताबिक सुयान ने मरने से जस्ट पहले एक कॉल रिसीव किया था। साइरन नाम के ट्रैवलर ने जुंगसोक की म्यूजिक बॉक्स के बारे में पूछा। फिर हम देखते हैं कि कोई जुंगसोक का म्यूजिक बॉक्स प्ले कर रहा है। सुयान का फोन और चोई चांग मान की लॉटरी टिकट भी हमें वहीं दिखाई देती है। गायुन हिडन माइक से जुंगताई को कार स्टार्ट करते हुए सुनती है। फिर वो ट्रैकर से उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि क्या उसी ने जुंगसुक को मारा है। जुंगताई ये सुनकर हैरान हो जाता है। गायुन उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लीशिन के लिए काम करते हो और तुम सभी ट्रैवलर्स पर नजर रख रहे हो। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और जुंगताई को अरेस्ट कर लेती है। गायुन ने आने से पहले ही ह्योंगजू और पुलिस के साथ जुंगताई की लोकेशन शेयर कर दी थी। ह्योंगजू गायुन से कहता है कि तुम अकेले जुंगताई से मिलने क्यों गई। गायुन कहती है कि जुंगताई ने जुंगसुक को नहीं मारा। ह्योंगजू कहता है कि कभी कोई मुजरिम भी भला अपना जुर्म कबूल करता है। फिर वो दोनों जुंगताई से पूछताछ करने पहुंचे, पर उन्हें पता लगा कि जुंगताई की जमानत हो चुकी है। लीशिन ने सॉन को जुंगताई की जमानत करवाने भेजा था। अगले दिन लीशिन सभी को जियान क्लिनिक मिलने बुलाती है। वो उन लोगों को बताती है कि उसी ने जुंगताई को उन पर नजर रखने के लिए कहा था। उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो खुद को कई बार रिसेट कर चुकी थी। उसे डिलीवरी मैन की मौत के बाद बाकी लोगों की चिंता होने लगी थी। साइरन ने कहा कि उसे नजर रखने के लिए एक क्रिमिनल ही मिला था। क्रिमिनल सुनते ही जुंगताई भड़क गया और उसने साइरन पर अटैक करने की कोशिश की। ह्योंगजू ने उसे ऐसा करने से रोका। फिर साइरन के नाम से वहां किसी ने गुलदस्ता भेजा जिसमें एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था, अब साइरन की बारी है। ह्योंगजू ने इस बारे में लिंशी से पूछा, पर लिंशी ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। गायुन ने लिंशी को बताया कि मरने से पहले चोई चांग मान, जोंगसुक और सुयान को भी किसी ने ऐसे ही गुलदस्ते भेजे थे। लिंशी कहती है कि क्योंकि ये मेरे क्लिनिक पर आया है तो क्या पता ये फूल किसी ने मेरे लिए भेजे हो। जयोंग कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस गुलदस्ते भेजने वाले को ढूंढना होगा। गायुन साइरन को हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि वो सदमे से वहीं बेहोश हो गई थी। यहाँ लीशिन ह्योंगजू को उस आदमी का नंबर देती है जो उसके क्लिनिक पर फूल डिलीवर किया करता है, ताकि ह्योंगजू उससे पूछताछ कर सके। फूल वाला ह्योंगजू से कहता है कि वो उस आदमी को नहीं जानता, वो बस उस एड्रेस पर गुलदस्ता भेजने का काम करता है जो उसे दिया जाता है। अब ह्योंगजू उस नंबर पर कॉल करता है जिससे उस गुलदस्ते को ऑर्डर किया गया था, पर वो नंबर इनएक्टिव आ रहा था। इधर गायुन भी फूल की दुकान जाकर उन गुलदस्तों के बारे में पता कर रही थी। जब ह्योंगजू एक फूल की दुकान की तरफ जाने वाला था तब उसने नोसैप को वहां से निकलते हुए देखा। वो फूल की दुकान नोसैप के कैफे के पास ही था। दुकान के अंदर ह्योंगजू को वैसा ही कार्ड दिखा जैसे उन गुलदस्तों के साथ भेजा गया था। दुकान के मालिक ने ह्योंगजू को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उस आदमी के बारे में बताया जिसने उन गुलदस्तों और कार्ड को खरीदा था। ह्योंगजू को उसकी शक्ल तो नहीं दिखाई दी, पर उसके पास एक हेडफोन था, बिल्कुल वैसा जैसे जेयोंग के पास था। यहाँ साइरन ने गायुन को कॉल कर अपने पास हॉस्पिटल बुला लिया। उसने गायुन से कहा कि जब वह छोटी थी तब उसकी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था। उसने उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाई, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। गायुन ने उसे समझाया और प्यार से हक किया।
ह्योंगजो ने जयोंग के घर जाकर उससे पूछा कि तुमने वो गुलदस्ते क्यों ऑर्डर किए थे। जयोंग ने कहा कि उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि असली गुनहगार असमंजस में पड़ जाए और उसका भांडा फूट जाए। जयोंग ह्योंगजो को कहता है कि मुझे लगता है कि उन गुलदस्तों को गायोन ने भेजा था, क्योंकि वो इकलौती ऐसी इंसान है जिसने उन गुलदस्तों को सबके घर पर देखा। जियान क्लिनिक पर आए हुए गुलदस्तों को देखकर भी गायोन को कोई हैरानी नहीं हुई। ह्योंगजो से कहता है कि तुम लोगों को कंफ्यूज करना बंद कर दो। शाम में गायोंग ह्योंगजो को बताती है कि जो गुलदस्ता क्लिनिक पर आया था उसका मैसेज बाकी गुलदस्तों से थोड़ा अलग था। ह्योंगजो गायोंग को जयोंग की बातें बता देता है। इधर एक कार में जयोंग ने जुंगताई को पैसे देकर जल्दी किसी को ढूंढने के लिए कहा। अगले दिन ह्योंगजो ने जोंगसो की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसमें उसने एक आदमी को जोंगसो के रूम के बाहर गुलदस्ता रखते हुए देखा। उस आदमी का नाम था ह्योनवू, जो उस प्रेग्नेंट लेडी सुहाई का हस्बैंड था जो रीसेट से पहले पीछे हट गई थी। अब गायोन ने गुलदस्तों में मिले कोट्स को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने फैन से कहा कि ये कोट किसका है, मुझे कमेंट करके बताओ। उसके फैंस ने उस बुक का नाम कमेंट किया जिसमें से वो कोट लिया गया था। अगले दिन ह्योंगजो और गायोन हाइन से मिले और उसे पूछा कि क्या वो गुलदस्तों को डेकोरेट करती है। हाइन कहती है कि वो गुलदस्तों को अरेंज करती है, मगर उसे ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन ऑर्डर करता है। पूछने पर हाइन बताती है कि ऑर्डर करने वाला शायद एक स्टूडेंट है। फिर हाइन लीशिन को कॉल करती है। लीशिन हाइन से कहती है कि वो जो कर रही है उसे करती रहे। फिर हम लीशिन को अपनी बेटी लियांग के साथ खेलते हुए देखते हैं। इधर हायेन ह्योंगजो और गायोन को कॉल करके बताती है कि उस स्टूडेंट ने फिर से एक गुलदस्ता ऑर्डर किया है। हायेन ने उसे ये भी बताया कि उस स्टूडेंट ने डीएन स्कूल यूनिफॉर्म पहना था और उसके बैच पर किम नाम लिखा हुआ था। ह्योंगजो ने डाइन स्कूल जाकर किम से गुलदस्तों के बारे में पूछा। किम ने बताया कि उसे इस पार्ट टाइम जॉब के बारे में ऑनलाइन पता लगा था। उसका काम सिर्फ किसी और के लिए फूल और कार्ड्स ऑर्डर करना था। उसे वो कार्ड्स एक लॉकर रूम से पिक करने होते हैं। ह्योंगजो ने उस लॉकर रूम की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है जिसमें एक आदमी लॉकर में कार्ड्स रखते हुए नजर आता है। ह्योंगजो उस आदमी को ढूंढकर उन कार्ड्स के बारे में पूछता है। वह ह्योंगजो से कहता है कि उसे एक डॉक्टर ने उन कार्ड्स को लॉकर रूम में रखने को कहा था। ह्योंगजो उस डॉक्टर का पीछा करता है जो जियान क्लिनिक जा रही थी। तभी ह्योंगजो को हायेन कॉल करके बताती है कि उस स्टूडेंट ने तो उसी की दुकान पर गुलदस्ता भेजा है। ये सुन ह्योंगजो तुरंत हायेन के वहां पहुंचता है। उसने गायोन को भी वहीं बुला लिया था। उनके जाने से पहले ही हायेन की फूल की दुकान पर ब्लास्ट हो चुका था और उसकी मौत हो गई थी। पुलिस वालों ने ह्योंगजो को बताया कि गैस लीकेज की वजह से दुकान में आग लग गई, जिसके कारण हायेन की जलकर मौत हो गई। हालांकि पुलिस फिर भी हायेन का पोस्टमार्टम करेगी। गायोन और ह्योंगजो को पता नहीं चलता कि आखिर हायेन को किसी ने क्यों मार डाला, क्योंकि वो तो रिसर्च का हिस्सा भी नहीं थी। ह्योंगजो और गायोन फिर लीशिन से मिलने पहुंचते हैं। ह्योंगजो लीशिन को बताता है कि जिस प्रेग्नेंट लेडी ने रिसर्च के लिए मना कर दिया था उसकी मौत हो चुकी है। उसके घर भी किसी ने गुलदस्ता भेजा था। फिर ह्योंगजो लीशिन को सॉन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसने वो गुलदस्ता और कार्ड्स हायेन की दुकान पर भेजा था। सॉन ने उस आदमी को पैसे दिए ताकि वो लॉकर रूम में कार्ड्स रख सके। इसके बाद उस स्टूडेंट ने लॉकर रूम से उन कार्ड्स को लेकर हायेन को दिया। ह्योंगजो लीशिन पर इल्जाम लगाता है कि वो ही इन सब के जिम्मेदार है। गायोन लीशिन को उस बुक का नाम बताती है जिसमें उस कार्ड्स पर लिखे कोट्स लिए गए थे। बुक का नाम सुनते ही लीशिन उन दोनों को वही बुक दिखाती है जो उसे सॉन ने गिफ्ट किया था। लीशिन ये भी बताती है कि सॉन ने किसी पर्सनल रीजन के कारण जियान क्लिनिक छोड़ दिया। अब वो यहाँ काम नहीं करती। वो ये कह ही रही थी कि उसकी बेटी लियांग आ जाती है और लीशिन चुप हो जाती है। शॉन के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज और हॉस्पिटल में पूछताछ करने के बाद ह्योंगजो शॉन को ढूंढ निकालता है। गुलदस्तों के बारे में पूछने पर शॉन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बस लॉकर रूम तक कार्ड्स पहुंचाने को कहा गया था। मैं बस इतना जानती हूँ कि लीशिन के पास कोई शक्ति है जिससे मानो वो फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में जान जाती है। तुम लोग भी उससे पंगा मत लो। फिर गायोन ह्योंगजो से कहती है कि हमने मरने वाले सभी ट्रैवलर्स की इन्फॉर्मेशन निकाली सिवाय डिलीवरी मैन योंग गिल के, जिसके रीसेट के बाद सबसे पहले मौत हुई थी।
अब ह्योंगजू ट्रैफिक डिपार्टमेंट जाकर पता करवाता है कि क्या 11 जनवरी को योंगिल नाम के किसी बंदे की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी या नहीं। वहां उसे पता चलता है कि इस नाम के किसी भी शख्स का उस दिन एक्सीडेंट नहीं हुआ था। योंगिल के घर जाकर पूछने पर ह्योंगजू को पता लगता है कि उसकी मौत को अभी भी रजिस्टर नहीं किया गया। योंगिल का भाई ह्योंगजू से कहता है कि योंगिल के सर पर भारी कर्ज था, मैं उसे चुकाने के बाद ही उसके डेथ को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। योंगिल के साथ काम करने वाले दूसरे डिलीवरी मैन बताते हैं कि उस दिन वो गाड़ी चलाने वाला था, मगर किसी कारण उसकी बजाय योंगिल चला गया और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। ह्योंगजू नोसैप को बताता है कि हायन के कूलर में आग लग गई थी जिस वजह से उसकी मौत हुई। फिर घायुन को सायरन की कॉल आती है जिसने नया अपार्टमेंट खरीदा था। सायरन घायुन से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के करीब रहना चाहती है, इसीलिए उसने उसके बगल में ही घर ले लिया। सायरन घायुन से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी हो। अगले दिन सभी ट्रैवलर्स को कार्ड मिले जिन पर अलग अलग कोड्स लिखे गए थे। घायुन ने देखा कि उन कोड्स के साथ सभी कार्ड्स पर नंबर भी लिखे गए थे, यानी कि जिस कार्ड में जो नंबर लिखा गया है उस तारीख को उसकी मौत होगी। सायरन के कार्ड का नंबर था 327, जिसका मतलब था कि 27 मार्च को उसकी मौत हो जाएगी। घायुन ने सायरन को कॉल करके पूछा कि क्या वो ठीक है। वही ह्योंगजू जोंगताई के घर चला गया। उसने देखा कि जोंगताई के घर एक नोट पड़ा था जिस पे सायरन का नाम लिखा हुआ था। उसने तुरंत सुनहू को कॉल करके बुलाया। यहाँ सायरन ने घायुन को बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इससे पहले कि सायरन अपने घर पहुंचती, उसका सामना जोंगताई से हो गया। उसके बाद ह्योंगजू और सोह्युन सायरन के घर पहुंचे। घायुन जब सायरन के घर गई तो उसने सायरन के बॉयफ्रेंड को जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। उसे जोंगताई भी दिखाई दिया जो सायरन को मार रहा था। घायुन को देखते ही जोंगताई वहां से भाग गया। इधर सायरन बेहोश हो गई और उधर जोंगताई को ह्योंगजू और सुनहो ने लिफ्ट में धर दबोचा। उसे पकड़ने की कोशिश में सुनहू ने अपने पैर तोड़वा लिए। ह्योंगजू को यह देखकर राहत मिली कि सुनहू की जान बच गई है। ह्योंगजू ने घायुन को बताया कि सुनहू ने जुनताई को पकड़ लिया है। घायुन ने उसे बताया कि सायरन की हालत अब ठीक है। फिर ह्योंगजू घायुन से कहता है कि तुम ऐसे अकेले किसी के भी घर मत जाया करो, मैं अपना एक और पार्टनर खोना नहीं चाहता। फिर जुनताई से पूछने पर उसने ह्योंगजू को बताया कि सायरन को मैंने नहीं मारा, बल्कि उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। सायरन को होश आने पर उसने घायुन को बताया कि जब वो अपने घर पहुंची तो उसका दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ था। जुनताई ने उसके घर में घुसकर उसको पीटा। कुछ देर बाद जब सायरन का बॉयफ्रेंड उसके घर आया तो जुनताई ने उसकी भी पिटाई की। अगर घायुन वहां ना पहुंचती तो जुनताई सायरन को जान से मार डालता। अब 1 महीने बाद सुनहू ने वापस ड्यूटी ज्वाइन की। ह्योंगजू ने जियान क्लिनिक जाकर देखा पर लीशन अभी तक वापस लौटकर नहीं आई थी। फिर 7 महीनों बाद किसी नदी में पुलिस को एक डेड बॉडी मिली। वो डेड बॉडी योंगिल के साथ काम करने वाले उस डिलीवरी मैन जिन्हो की थी। उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई। जिन्हो पिछले 7 महीनों से गायब था, जिसके चलते 27 मार्च को उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी। फिर घायुन बाकी ट्रैवलर्स को बताती है कि लीशन ने पहले भी कई बार रीसेट करवाया है। इसका मतलब वो जानती होगी कि कौन किस दिन मरने वाला है, तभी लीशन वहां आ जाती है। वो सबको बताती है कि उसने 5 बार रीसेट किया था, जिसमें सभी ट्रैवलर्स की मौत हो गई थी। फिर 6ठी बार उसने उन सबको बचा लिया और 7वें रीसेट में उसने उन्हें अपने साथ रीसेट करवाया। जैसे सुयान की जिस डेट पर पार्क में मौत होने वाली थी, ली शै ने उससे टकराकर उसे पार्क जाने से बचा लिया और फिर हायन से कहकर उसके घर गुलदस्ता भिजवाया। रीसेट के बाद कोई भी अपनी मौत को टाल सकता है, अगर वो जिस दिन और जिस जगह मौत हुई वहां जाने से बच सके तो। वो उन सबको बताता है कि रीसेट के बाद कैसे ह्योंगजू ने अपने दोस्त सुनहो को बचा लिया। उसका रीसेट करवाने का कारण ही यही था कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि लोग अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं या नहीं। वो फूलों का गुलदस्ता भी लीशन ने ही भिजवाए थे। ये सुन ह्योंगजू गुस्से से लाल हो जाता है। लीशन ने सभी को बताया कि अगले इंसान की मौत बहुत दर्दनाक होने वाली है, तो अगर आप लोग अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो तो बदल दो। ह्योंगजू को पता लगता है कि जुंगताई की अगले हफ्ते जमानत होने वाली है। जेयोंग जुंगताई से मिलने जेल जाता है, जहां जुंगताई उसे बताता है कि मिन्हो नाम का शख्स जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मिल चुका है, मगर इससे पहले कि मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊं, मुझे कुछ हेल्प चाहिए। यहाँ सायरन का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि अगला नंबर उसी का था। घायुन ने लीशन से मिलने की कोशिश की पर लीशन ने क्लिनिक का दरवाजा नहीं खोला। ह्योंगजू ने अगले दिन लिनशी से पूछा कि क्या अगले इंसान की मौत में जुंगताई का हाथ होगा। लिनशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा लिनशी ने ह्योंगजू को सुनाया कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए
कि मैंने तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया। फिर ह्योंगजो और गायुन दोनों सायरन के घर गए। वहां उन्हें उसकी सिस्टर मिली। गायुन को याद आया कि सायरन ने उसे कहा था कि उसकी सिस्टर बचपन में ही एक एक्सीडेंट पे मारी गई है। फिर उसकी सिस्टर ने कहा वो जानती है कि सायरन ने झूठ बोला होगा कि मैं मर चुकी हूँ। अगर वो घर पर नहीं है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी में मिलेगी। गायुन को फिर शौक लगा क्योंकि सायरन ने उसे बताया था कि मैंने रीसेट इसीलिए किया है ताकि मैं अपना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकूँ। यूनिवर्सिटी जाकर उन्हें सायरन की क्लासमेट से पता चला कि उसे कोई खतरनाक मेंटल बीमारी थी। इसी वजह से उसके बॉयफ्रेंड चॉय योंग ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली थी ताकि वो उससे दूर रह सके। इतना ही नहीं, उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत है जिससे वो लोगों की सिंपैथी बटोर सके। गायुन को लीशन ने सायरन की सीसीटीवी फुटेज भेजी जिसमें वो सायरन से मिली थी। इधर सायरन चॉय योंग के साथ बस में बैठकर भाग रही थी। लीशन ने उसे बोला था कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। अब रेलवे स्टेशन पर सायरन चोयोंग का वेट कर रही थी क्योंकि वो बाथरूम गया हुआ था, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी चोयोंग बाथरूम से वापस नहीं आया। सायरन ने अपने बॉयफ्रेंड के फोन पर ट्रैकर लगाया हुआ था जिससे उसका फोन तो सायरन को मिल गया मगर चोयोंग नहीं मिला। उसने घर जाकर ये बात गायुन को बताई। पुलिस उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं क्योंकि अभी उसके गुम हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। सायरन ने गायुन से कहा कि उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने में उसकी मदद करे। गायुन ने सायरन को बताया कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारी मरी बहन से जाकर मिल चुकी हूँ। सायरन ने कहा कि तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, पर इस वक्त मुझे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने रीसेट भी इसीलिए करवाया था ताकि उसके साथ रह सकूं। गायुन बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पुलिस स्टेशन में है। चोयोंग ने सायरन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी क्योंकि वह हर जगह उसका पीछा करती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को धमकी भी दी थी कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वो अपनी जान दे देगी। उसने पुलिस को बताया कि सायरन बिल्कुल पागल है। ये जानते हुए मैंने उसे डेट किया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ गायुन ने सायरन को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो उसे लीशन ने भेजी थी। उसने कहा कि मैं जानती हूँ अगला नंबर तुम्हारा है। लीशन ने सायरन को कहा था कि उसे लोगों को डरता हुआ देखकर मजा आता है। उसने सायरन से कहा कि अगर तुम भी ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी जान बचा लूंगी। सायरन को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस कैसे भी करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना था। सायरन ने गायुन को धमकी दी कि अगर उसने तुरंत ह्योंगजो को कॉल नहीं किया तो वो अपनी नस काट लेगी। यहाँ जुंगताई पुलिस स्टेशन में ह्योंगजो को बताता है कि उस दिन सायरन के घर क्या हुआ था। जुंगताई ने बताया कि लीशन ने उसे सायरन पर नजर रखने के लिए कहा था क्योंकि सायरन मेंटली अनस्टेबल थी। लीशन को डर था कि कहीं सायरन अपने आप को हर्ट ना कर दे। एक दिन जुंगताई ने उसे पार्क में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ते देखा। इसके बाद सायरन जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगी। चॉय जोंग के जाते ही जुंगताई ने सायरन से रोने का कारण पूछा। सायरन ने जुंगताई से झूठ बोला कि उसका बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है, इसीलिए वो चाहती है कि वो उसे सबक सिखाए। फिर सायरन ने खुद ही अपने दरवाजे का हैंडल तोड़कर गायुन से झूठ कहा। जुंगताई भी वही सायरन पर नजर रखे था। सायरन ने उसे देखते ही अंदर बुलाया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक सायरन ने खुद का सर दीवार से दे मारा। जुंगताई ने उसे काबू में करने की कोशिश की पर उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड वहां आ गया। उसे लगा कि जुंगताई सायरन पर हमला कर रहा है तो उसने जुंगताई को मारना शुरू कर दिया। जुंगताई ने उसे घुमाकर एक थप्पड़ मारा जिस वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने सायरन से पूछने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों कर रही है। सायरन ने अपने होठों से दांतों को काटना शुरू किया और तब तक काटा जब तक कि उनमें से खून नहीं बहने लगा। फिर सायरन ने जुंगताई से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसी वक्त गायुन वहां आई जिसे देख जुंगताई भाग गया। ह्योंगजो ने जुंगताई से पूछा कि अगर ऐसा था तो तुमने पहले अपना जुर्म क्यों कबूल कर लिया। जुंगताई बोला उसके लॉयर ने उसे ऐसा करने को कहा था ताकि उसकी सजा कम हो जाए। अगले दिन जुंगताई को बेल मिल गई। ह्योंगजो ने उसे फॉलो किया जिससे उसे पता चला कि जुंगताई की बेल लीशन ने करवाई थी। लीशन ने जुंगताई की बहन का ट्रांसप्लांट करवाने में भी मदद की थी। जब जुंगताई हॉस्पिटल से अपनी बहन को मिलकर वापस आया तो ह्योंगजो उसे उसके घर छोड़ने गया। जुंगताई के घर पर जयोंग पहले से उसका वेट कर रहा था। यहाँ जुंगताई ने जयोंग को बताया कि मिनहू जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसने अपना नाम बदलकर योंगवू रख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायरन भी वही बंधी हुई है। शाम को सायरन के नंबर से गायुन को वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उसे माफी मांगती है और उसे बचा लेने को कहती है। गायुन जब सायरन को कॉल करती है तो उसका नंबर नहीं लगता। वो ये सब ह्योंगजो को बताती है। दोनों सायरन के फोन की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ उन्हें सायरन का फोन मिलता है पर वो नहीं मिलती।
गायुन को याद आता है कि सायरन ने उसके बॉयफ्रेंड के फोन पर ट्रैकर लगाया था। वो लोग उसका फोन का लोकेशन ट्रैक करके एक टनल में पहुंच जाते हैं। टनल में जाकर जब वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो उन्हें फोन के बगल में सायरन की डेड बॉडी दिखाई देती है। इस बारे में गायुन का बयान भी लिया जाता है। पुलिस की टीम डिस्कस करती है कि सायरन की मौत रात 8 से 12 बजे के बीच हुई थी। उन्हें सायरन के बॉयफ्रेंड और जुंगताई इन दोनों पर शक था। ह्योंगजू सायरन के बॉयफ्रेंड चोयोंग से पूछताछ करती है कि तुम्हारी आखिरी बार सायरन से कब बात हुई थी। सायरन चोयोंग के दोस्तों को कॉल करती रही जिससे कि उससे उसकी बात हो पाए, लेकिन चोयोंग ने उसे वापस कॉल ही नहीं किया। वो कहता है कि कल शाम 6:30 बजे मेरी सायरन से बात हुई थी। फिर डिटेक्टिव ह्योंगजू ने उससे पूछा कि रात के 8 और 12 बजे के बीच तुम कहाँ थे। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर था। फिर ह्योंगजू पूछताछ के लिए लीशन को बुलाता है क्योंकि सायरन ने मरने से पहले आखिरी कॉल उसी को किया था। लीशन कहती है कि सायरन ने मुझे मदद मांगने के लिए कॉल किया था। मैं ये जानकर हैरान थी कि वो अभी भी शहर में है क्योंकि मैंने उसे शहर छोड़कर जाने को कहा था। मैंने उसे साफ कह दिया कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ह्योंगजू लीशन से भी वही सवाल पूछता है कि 9 नवंबर की रात 8 से 12 बजे के बीच वो कहाँ थी। लीशन कहती है मैं जियांग क्लिनिक पर थी। इस पर ह्योंगजू उसे क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज सेंड करने को कहता है। ह्योंगजू पूछता है कि क्या सायरन को जुंगताई ने मारा है। लीशन कहती है तुम इस बात का पता लगाओ, शायद तुम्हारे हाथ कुछ लग जाए क्योंकि पिछले रिसर्च तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया था। अगले सीन में हम देखते हैं ह्योंगजू सुनहो के बुलाने पर जुंगताई के घर चला जाता है। सुनहो ह्योंगजू को एक बाल दिखाता है जो उसे सायरन के सर का बाल लगता है। अब ह्योंगजू जुंगताई के घर के आसपास के कुछ लोगों से सवाल जवाब करता है। एक पड़ोसन बताती है कि उसने 3:30 बजे जुंगताई को एक औरत के साथ उसके घर में घुसते हुए देखा था। ह्योंगजू को ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि उस दिन वो खुद जुंगताई के साथ 4 बजे उसके घर आया था। सुनहो कहता है मुझे लगता है कोई है जो जुंगताई के लिए काम करता है। अब ह्योंगजू जुंगताई की बहन जुंगही से पूछताछ करने हॉस्पिटल जाता है। जुंगही की बहन ह्योंगजू से पूछती है कि क्या जुंगताई ने 7 साल पुराने वाले केस की औरत के साथ कुछ गलत किया था। जुंगताई ने अपनी बहन को बताया था कि वो औरत मेरे लिए कोर्ट में गवाही देगी। वो जानती है कि मैं बेकसूर हूँ। अगले दिन ह्योंगजू की टीम के हाथ उस टैक्सी की सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें सायरन बैठी थी। उस दिन उसके साथ जयोंग भी था। पुलिस की पूछने पर जयोंग अपना मुंह नहीं खोलता बल्कि उसका लॉयर आकर उसे बीच इंटरोगेशन लेकर चला जाता है। अब जांगिल अपनी टीम को बताता है कि जयोंग साकजू का बेटा है। ये वही नेता था जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इलेक्शन में खड़ा था। कुछ दिनों बाद जयोंग को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। ह्योंगजू ने उससे सायरन के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए पूछा कि आखिर तुम सायरन के घर क्या करने गए थे। जयोंग वहां करीब 1 घंटे के लिए रुका था। वहां से निकलते वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल था। जयोंग ने बताया कि उसकी सायरन से लड़ाई हुई थी। ह्योंगजू जानता था कि जयोंग वहां सायरन से नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड चोयोंग से मिलने आया था। ह्योंगजू को लगा कि सायरन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के चक्कर में ही जुंगताई के घर पहुंच गई थी। वो लीशन के कहने पर शहर से बाहर जाने के लिए निकली तो थी, पर जब वो बस पे थी तब जयोंग ने उसे कॉल करके बताया कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। सायरन बस से उतरकर टैक्सी में बैठी और जयोंग के लिए एड्रेस पर पहुंच गई। जयोंग पहले से ही सायरन का जुंगताई के घर के पास वेट कर रहा था। जयोंग सायरन को जुंगताई के घर के अंदर ले गया और उन दोनों को जुंगताई के पड़ोसी ने देख लिया। यानी जिस आदमी को उसके पड़ोसी ने जुंगताई के घर में घुसते देखा था वो जुंगताई नहीं बल्कि जयोंग था। जयोंग ने घर के अंदर जाते ही सायरन पर हमला कर दिया। इसके कुछ देर बाद लगभग 4 बजे ह्योंगजू और जुंगताई वहां पहुंचे, मगर ह्योंगजू जुंगताई के घर के बाहर से ही चला गया। जुंगताई ने जयोंग को बताया कि तुम मिनहो नाम के जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि सायरन का बॉयफ्रेंड चोयोंग है। जयोंग के जाते ही जुंगताई ने सायरन से कहा तुम मेरी बहन से जाकर कह दो कि मैं बेकसूर हूँ। गैंगस्टर होने के बाद भी जुंगताई ने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया था। फिर जुंगताई सायरन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा पर सायरन छूटते ही वहां से भाग निकली। इधर जयोंग सायरन के बॉयफ्रेंड का उसके घर के बाहर खड़ा वेट कर रहा था। उसी वक्त सायरन वहां आ गई और जयोंग से पूछने लगी कि वो चॉय के साथ क्या करने वाला है। सायरन ने जयोंग को बताया कि चोयोंग सिर्फ तुम्हारी वजह से अपना नाम बदलकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। स्कूल के दौरान जयोंग और उसके दोस्त चॉय को बहुत बुली किया करते थे। उन्होंने उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी जो काफी वायरल हुई थी।
और उसी वीडियो के चलते जेयोंग के पिता ने इलेक्शन में खड़े होने का प्लान कैंसिल कर दिया था। जेयोंग के पिता ने उसे इस बात का जिम्मेदार ठहराया। यही वजह थी कि जेयोंग चॉय वोंग को ढूंढ रहा था। वो चाहता है कि उस वीडियो को हर जगह से डिलीट कर दिया जाए और लोग उसे शेयर करना बंद कर दे। सायरन जेयोंग से कहती है कि अगर उसने उसके बॉयफ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ा तो फिर से वो उस वीडियो को वायरल कर देगी। सायरन ने उसके और जेयोंग के बीच हुई सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था। ह्यूंजू ने उस रिकॉर्डिंग को जेयोंग को सुनाया। जेयोंग तब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि मैंने सायरन को नहीं मारा। फिर ह्यूंजू ने उसे पूछा कि तुम उस रात 8 से 12 बजे के बीच कहाँ थे। जेयोंग ने कहा कि मैं उस समय चॉयोंग के साथ था। सायरन के घर से निकलते ही जेयोंग के दोस्तों ने उसे कॉल करके कहा कि उन्हें चॉयोंग मिल गया है। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बार फिर चॉयोंग को बुली किया था। अगले दिन सॉन ह्यूंजू को मिलकर उसे जियान क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज देती है। उस फुटेज से साफ हो जाता है कि 9 नवंबर के दिन लीशिन क्लिनिक छोड़कर कहीं बाहर गई ही नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने यह भी देखा कि 9 नवंबर की शाम जुंगताई लीशिन से मिलने क्लिनिक गया था। इस बात से ये साफ हो गया कि सायरन का खून जुंगताई ने नहीं किया। हॉस्पिटल पहुंचने पर जुंगताई को पता लगा कि ह्यूंजो उसकी बहन से मिलने आया था। उसकी बहन ने उसे बताया कि ह्यूंजो जानता है तुम्हें एक औरत ने झूठे इल्जाम में फंसाया है। उसने तुमसे माफी मांगी क्योंकि उसने तुम्हें बेवजह अरेस्ट कर लिया था। जुंगताई ने इस बात के लिए ह्यूंजो को थैंक यू बोला और उसे एक फोटो सेंड की। उसने ह्यूंजो को बताया कि ये लिन शी की कमजोरी है और उसे मिलने के लिए भी बुलाया ताकि वो उस फोटो के बारे में उससे ज्यादा जानकारी शेयर कर सके। लेकिन इससे पहले कि वो ह्यूंजो से मिलता, किसी ने उसके घर में घुसकर उसकी जान ले ली। फिर उसकी जेब से एक चिप चुराकर भाग गया। ह्यूंजो जब वहां पहुंचा तो उसे जुंगताई मरा हुआ मिला। उसने तुरंत इस बात की खबर सुनहो को कर दी। अगले दिन घायुन और नोसैप के फोन पर किसी अननोन नंबर से वॉइस मैसेज आता है। वॉइस मैसेज में जुंगताई की आवाज रिकॉर्डिंग थी जो उसके मरने से ठीक पहले की गई थी। उस वॉइस मैसेज में जुंगताई अपने कातिल को डिटेक्टिव कहकर बुलाता है। घायुन ने साइबर सिक्योरिटी से उस वॉइस रिकॉर्डिंग को चेक करवाया। उन्होंने घायुन को बताया कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग एडिटेड नहीं है, यानी कि वो वाकई में जुंगताई की आवाज थी। जुंगताई के मुंह से डिटेक्टिव शब्द सुनकर घायुन को ह्यूंजो पे शक होने लगा। वो उससे बात करना टालने लगती है। इधर ह्यूंजू को जुंगताई के घर के बाहर खून से बना किसी के जूते का निशान नजर आता है। नोसैप ने घायुन को कैफे में मिलने बुलाया होता है जहां वो जेयोंग के साथ उसका इंतजार कर रहा था, पर घायुन कैफे नहीं आती। फिर हमें नजर आता है कि घायुन को किसी ने किडनैप कर कार में बंद रखा है। इस तरफ ह्यूंजो जेयोंग से सख्ती से पूछता है कि क्या उसने जुंगताई को मारा है, क्योंकि मर्डर के बाद जब ह्यूंजो जुंगताई के घर गया था तब उसने जेयोंग को वहां से भागते हुए देखा। ह्यूंजाई ने जिस जूते के निशान को जुंगताई के घर के बाहर देखा, ठीक वैसा ही निशान जुंगताई की बॉडी के पास भी था। ह्यूंजो जानता था कि वो जूते का निशान जेयोंग के जूते से मैच करता है। जेयोंग ने भी जुंगताई की वॉइस रिकॉर्डिंग ह्यूंजो को सुनाई और उल्टा उसी से सच उगलवाने की कोशिश की। जेयोंग ने उस रिकॉर्डिंग को पुलिस के साथ भी शेयर कर दिया था। ह्यूंजो ने जेयोंग से कहा कि जुंगताई जिस डिटेक्टिव का नाम ले रहा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जेयोंग ने उसकी एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, उसने ह्यूंजो से पूछा कि क्या घायुन का भी खून तुम्ही ने तो नहीं किया। ये सुनकर ह्यूंजो के होश उड़ गए। उसने जेयोंग से पूछा कि घायुन को क्या हुआ है। उसी वक्त ह्यूंजो ने सुनहू को खबर कर दी कि घायुन खतरे में है और फिर लीशिन से इस बारे में पूछने चला गया। ह्यूंजो ने लीशिन को वो फोटो दिखाई जो जुंगताई ने उसे भेजी थी। लीशिन ने ह्यूंजो को सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें घायुन सड़क के किनारे चल रही थी। तब उसे पास की कार आदि नजर आई। सुनहू ने उस कार के नंबर प्लेट से उसका एड्रेस ढूंढ निकाला, जिसके बाद ह्यूंजो वहां पहुंच गया। इधर हम देखते हैं कि घायुन को उसी के एक कलीग सुनमिन ने किडनैप किया था। वो घायुन को पसंद करता था। घायुन उस पर स्टन गन से पलटवार कर देती है और कार से भागने की कोशिश करती है। सुनमिन उसे फिर से पकड़ने ही वाला होता है कि ह्यूंजो आकर उसे बचा लेता है। घायुन को बचाने के बाद वो उसे कहता है कि जो रिकॉर्डिंग तुमने अननोन नंबर से रिसीव की थी वो जेयोंग ने भेजी थी। घायुन ह्योंगजू से माफी मांगती है कि उसने उस पर शक किया। अगले दिन जांगिल ह्यूंजॉन से कहता है कि हम तुम्हें अपनी टीम से निकाल रहे हैं क्योंकि तुम जुंगताई के मर्डर सस्पेक्ट हो। ह्यूंजो घायुन से लीशिंग की वीकनेस की तस्वीर दिखाता है जो उसे जुंगताई ने भेजी थी और उस पर रिसर्च करने को कहता है। यहाँ जुंगही ह्यूंजो से मिलकर उसे बताती है कि उसका भाई जुंगताई उसकी बहुत केयर करता था। ये रिसेट भी उसने इसी वजह से किया था ताकि वो उसकी जान बचा सके।
अब सुनहू जेयोंग को उस शूप प्रिंट की तस्वीर दिखाता है और ये भी कहता है कि क्योंकि तुमने जुंगताई की रिकॉर्डिंग भेजी, यानी तुम खुद उस वक्त वहां मौजूद थे। जेयोंग कहता है कि जुंगताई मुझे मेरी बुलिंग की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि उसके घर जाकर वो वीडियो डिलीट करवा दूंगा। जब मैं जुंगताई के घर पहुंचा, मैंने उसे लीशन से बात करते सुना और मैं छुप गया। इसके बाद किसी ने आकर जुंगताई का खून कर दिया। जब वो शख्स जुंगताई को मार कर चला गया, मैं वहां से भागने लगा। भागते वक्त मेरा पैर जुंगताई के सर से निकले खून पर पड़ा। जेयोंग ने सुनहो को कातिल के बारे में बताने की कोशिश की, पर सुनहो ने उसके बात पर यकीन नहीं किया। इसके बाद सुनहो ने जांगिल से जेयोंग को हिप्नोटाइज करने की परमिशन मांगी। जेयोंग से पूछताछ के बाद सुनहो ने ह्योंगजू को उसकी डायरी का एक पेज दिखाया। ह्योंगजू ने अपनी डायरी में जिन जिन लोगों के नाम लिखे थे वो सब एक के बाद एक मर रहे थे। इतना ही नहीं, ह्योंगजू ने वो नाम जनवरी में लिखे हुए थे। इस वक्त नवंबर चल रहा था। ह्योंगजू ने सुनहो को बताया कि वो फ्यूचर से आया है। उसने अपनी लाइफ को जनवरी 11, 2020 से जनवरी 11, 2019 यानी 1 साल पीछे कर दिया है। ह्योंगजू सुनहो को ये भी बताता है कि जितने भी लोगों के नाम मैंने डायरी में लिखे थे उन सब ने रीसेट करवाया था। यहाँ किसी अननोन नंबर से जेयोंग के फोन पर वीडियो आया। उस वीडियो में वो चॉय को बुली कर रहा था। जेयोंग ने उस अननोन नंबर पर कॉल किया, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलता, किसी ने पीछे से आकर उस पर वार कर दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा वो किसी कमरे में कैद है। उस कमरे में मरे हुए सारे लोगों की कोई न कोई चीज संभाल के रखी गई है। अचानक सुनहू वहां आ पहुंचा और उसने जेयोंग के पेट में छुरा घोंप दिया। जेयोंग के मरने के बाद उसने उसके हेडफोन निकाले और उन सभी चीजों की तरह एक ग्लास बॉक्स में रख दिया। इधर पुलिस की टीम डिस्कस कर रही थी उन डिटेक्टिव्स के बारे में जो जोंगताई से जेल में मिलने गए। ह्योंगजू को मिलाकर कुल 6 डिटेक्टिव्स जोंगताई से मिले थे। सुनहो ने बाकी डिटेक्टिव्स के नेम की लिस्ट ह्योंगजू के हाथ में पकड़ा दी। सुनहो ने वो लिस्ट बिना जांगिल की जानकारी की ह्योंगजू को दी थी, क्योंकि वो अब उनकी टीम का हिस्सा नहीं था। सुनहो ने ह्योंगजू से रीसेट के बारे में और जानकारी देने को कहा, तो घायू ने सुनहो को बताया कि लीशन ने उन सब की जान बचाई और फिर उन सब के साथ मिलकर रीसेट किया। घायू ने सुनहो को जुंगताई के घर से मिली सारी फोटोज दिखाई और कहा कि मुझे लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है। ये फोटोज उस सीरियल किलर ने ही ली होगी, क्योंकि जिन भी लोगों ने रीसेट किया उनकी मौत का समय और जगह या तो लीशन जानती है या वो सीरियल किलर। उन दोनों के अलावा कोई ये कैसे पता कर सकता है। फिर सुनहो ह्योंगजू और घायुन से पूछता है, क्या लिंची को उस सीरियल किलर के बारे में पता है। ह्योंगजू ने कहा कि शायद नहीं, क्योंकि लिंची ने उसे बताया था कि पिछले रीसेट तक सायरन की मौत का केस सॉल्व नहीं हुआ था। घायुन कहती है कि पहला मर्डर जो डिलीवरी मैन का हुआ था वो 27 मार्च को था। उसके बाद अगला मर्डर सायरन का जो 9 नवंबर को हुआ था, यानी किलर को दूसरा मर्डर करने में 7 महीने का समय लगा। दरअसल सुनहू अपनी टूटी टांग के चलते 7 महीने रेस्ट कर रहा था, इसीलिए उसने खून करना बंद कर दिया था। जुंगताई को पकड़ते वक्त उसने अपनी टांग तुड़वा दी थी। उसे शक था कि ह्योंगजू उससे कुछ छिपा रहा है, इसीलिए वो बार बार जुंगताई को जेल में मिलने जाता। जुंगताई ने सुनहू को रीसेट के बारे में बताया था, पर उसने उस पर यकीन नहीं किया। फिर जुंगताई ने कहा कि अगस्त में किसी सीरियल किलर की गिरफ्तारी होगी। जब ये बात सच साबित हुई तो सुनहू को लौटकर जुंगताई के पास आना पड़ा। जुंगताई ने सुनहू को बताया कि अगर उसे ये गुत्थी सुलझानी है तो सबसे पहले उसे मिनहो को ढूंढना होगा। मिनहो ने अपना नाम बदलकर चॉय योंग रख लिया है और वो सायरन का बॉयफ्रेंड है। जुंगताई ने सुनहू को उन सभी लोगों का नाम बताए जिन्होंने रीसेट करवाया था। सुनहू को जब ये एहसास हुआ कि उनमें से कुछ लोगों की मौत उसकी वजह से हुई है तो वो अकेले में जोर जोर से हंसने लगा। फिर एक रात जब सायरन घायुन से कॉल पर बात करते हुए सड़क पर चल रही थी तो सुनहू ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब सायरन को होश आया तो सुनहू ने उसे मार डाला। इसी तरह सुनहू जुंगताई के घर गया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसी ने जुंगताई की जेब से चिप चुराई थी। प्रेजेंट में घायुन चोयोंग से मिलती है। चोयोंग ने घायुन को बताया कि उसके टीचर की उसे कॉल आई थी। उन्होंने उससे माफी मांगी क्योंकि उनके होते हुए उसे बुली होना पड़ा, और ये भी बताया कि कोई डिटेक्टिव स्कूल आया था और तुम्हारा पता मांग रहा था। इधर ह्योंगजू को किसी ने जेयोंग की फोटो भेजकर कहीं बुलाया।
उसने मैसेज में लिखा कि अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी इस पते पर पहुंचो। ह्योंजू ने जाकर देखा कि जेयोंग पहले ही मर चुका है। उसी वक्त वहां 2 पुलिस अफसर आ गए और ह्योंजू को देख लिया। वो वहां से तुरंत भागा। उसने घायुन को कॉल करके बताया कि वो किलर मुझे जानता है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तुम बचकर रहना। इसके बाद जांगिल और सुंघू भी वहां मौके पर पहुंचे। उन्हें पता लगा कि जेयोंग 2 दिन से वहां मरा पड़ा था। उसी वक्त कैप्टन हयान भी वहां आ जाता है और जांगिल से उस केस को टेक ओवर कर लेता है। इधर सुनहू घायुन से कहता है कि पुलिस अफसर ने ह्योंजू को वहां से भागते हुए देखा था। घायुन कहती है कि कोई ह्योंजू को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सुनहू लीशिन से मिलने जियान क्लिनिक जाता है। वो उसे बताता है कि जुंगताई, साइरन और जेयोंग तीनों में एक चीज कॉमन थी कि तीनों का जियान क्लिनिक आना जाना था। लीशिन कहती है कि मैं उनकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। रात को सोनहू ह्योंजू के लिए खाना लेकर आता है और उसे एक फोन भी देता है। ह्योंजू जानता था जेयोंग के हाथ में लगी हथकड़ी उसी की थी, यानी उसी का कोई खास आदमी उसे फंसाना चाहता है। ये बात उसने सुनहू को बताई। फिर जब ह्योंजू नोसैप के कैफे जा रहा था तब उसने किसी को उस पर अटैक करते देखा। घायुन भी उसी वक्त कैफे जा रही थी। हालांकि वो आदमी वहां से भाग निकलता है। अब ह्योंजू नोसैप से पूछता है कि क्या वो जुंगताई के मर्डर के बारे में जानता है, क्योंकि जुंगताई के घर से ह्योंजू को एक छोटा सा बॉक्स मिला। उस बॉक्स में नोसैप के कैफे की कोई ड्रिंक थी। नोसैप कहता है कि मेरी वाइफ को भूलने की बीमारी है। मैं नहीं चाहता था कि उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊं, इसीलिए मैंने लीशिन से अपनी मौत को रिसेट करने का तरीका पूछा था। लीशिन ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो तुम्हें बाकी लोगों पर नजर रखनी होगी। इसीलिए मैं जुंगताई के घर गया था। वो उन लोगों को लीशिन की कमजोरी के बारे में भी बताता है, जो है उसकी बेटी ली यान। नोसैप ने लीशिन और उसकी बेटी के डॉक्टर को बातें करते सुन लिया था। वो बार बार रीसेट अपनी बेटी के लिए करती है। अगले दिन घायुन चोयोंग की टीचर से मिलती है और उसे उन सभी डिटेक्टिव्स की फोटो दिखाती है। टीचर कहता है कि जो डिटेक्टिव चोयोंग का पता पूछने आया था वो सुनहू था। जिस वक्त वो स्कूल आया था तब उसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिस वजह से वो बैसाखी के सहारे चल रहा था। ये सुनते ही घायुन को यकीन हो जाता है कि वो ही खूनी है। डिलीवरी मैन और साइरन के मर्डर के बीच में 7 महीनों का गैप भी इसी कारण था, क्योंकि उस वक्त सुनहू की टांग टूटी हुई थी। ह्योंजू घायुन से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुनहू मेरा भाई जैसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर ह्योंजू सुनहू से मिलकर बातों बातों में उसके कार की तलाशी लेता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ह्योंजू लीशिन के पास जाकर इस बारे में पूछता है, जिस पर लिंची बताती है कि हाँ ये बात सच है, सुनहू ही वो कातिल है। लीशिन बताती है कि यही कारण था जो मैंने छठे रीसेट के दौरान म्यूंगचुल को सुनहू को मारने के लिए उकसाया था। मैंने ही उसे कहा था कि अगर तुम ह्योंजू को इतनी आसानी से मार डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें उसके सबसे प्यारी चीज को छीनना होगा, यानी उसका दोस्त सुनहू। ऐसा करने से वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। इसी वजह से वो सभी लोग मरने से बच गए और हम साथ मिलकर 7वां रीसेट कर पाए। ह्योंजू को ये सुनकर झटका लगता है। वो जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था वही इंसान सभी की मौत का जिम्मेदार था। ह्योंजू सारी बातें घायुन को बताते हुए रो पड़ा। घायुन उसे दिलासा देती है। यहाँ सुनहू उनकी बातें सुन रहा होता है। जब वो घायुन के घर गया था तब उसने वहाँ एक सीक्रेट माइक लगा दिया था। यहाँ हमें पता लगता है कि सुनहू ने घायुन और ह्योंजू को इसी वजह से मार डाला था क्योंकि वो उसके बारे में जान जाते हैं। इसके बाद सुनहू लीशिन के पास जाकर अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। लीशिन उसे एक लिफाफा देकर कहती है, इसी में तुम्हारा फ्यूचर छुपा है। ह्योंजू अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर सुनहू नोसैप के कैफे जाकर उसे जबरदस्ती पूछने की कोशिश करता है कि आखिर घायुन के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक उसी समय घायुन नोसैप को टेक्स्ट करके पूछती है कि आपको लीशिन की कॉल आई थी। नोसैप मैसेज करता है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल नोसैप के फोन से वो मैसेजेस सुनहू ने घायुन को भेजा था। घायुन सुनहू की टीम के मेंबर को बुलाकर बताती है कि जेयोंग का हेडफोन उसके लाश के पास से नहीं मिला था। उसके हेडफोन में एक ट्रैकर लगा हुआ था। अगर हम उसके हेडफोन की लोकेशन को ट्रैक करें तो हमें कातिल का पता लग सकता है। सुनहू ये सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनते ही सुनहू तुरंत जेयोंग के हेडफोन से GPS ट्रैकर को निकालने पहुंच जाता है। वो हेडफोन को उलट पलट कर देख ही रहा होता है कि तभी ह्योंजू वहां आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ह्योंजू को पहले ही पता लग गया था कि सुनहू ने घायुन के घर एक हिडन माइक रखा है। ये सारा ह्योंजू का प्लान था जिससे वो सुनहू को कंफ्यूज कर सके। अपने आप को पुलिस के हवाले करने के बाद ही ह्योंजू ने जांगिल से कहा था कि अगर आपको इस केस से जुड़े एविडेंस चाहिए
तो आपको जैसा मैं बोलूं वैसा करना होगा। जांगिल के ही कहने पर उसकी टीम मेंबर घायुन से मिलने उसके घर गई थी। जयोंग के हेडफोन में लगे ट्रैकर के बारे में बताने के अलावा घायुन ने जांगिल के साथी को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी दी थी। वो रिकॉर्डिंग सॉन की कार की थी। जुंगताई की मौत वाली रात सॉन उसका पीछा कर रही थी। उसने ह्योंगजू को जुंगताई के घर में घुसते हुए देख लिया था। यही चीज सॉन के कार के कैमरा में भी कैद हो गई थी। ह्योंगजू जिस समय जुंगताई के घर में घुसा उस वक्त समय हो रहा था 10:10 और जयोंग ने जब कातिल की वीडियो रिकॉर्ड किया तब समय हो रहा था 10:07। मतलब साफ था कि कातिल ह्योंगजू नहीं था। जुंगताई ने उस वक्त डिटेक्टिव कहकर जिसे बुलाया था वो ह्योंगजू नहीं बल्कि कोई और था। खुद को निर्दोष साबित करने के बाद ह्योंगजू का प्लान था सुनहो को सबके सामने लाना और वो उसकी कार में एक ट्रैकिंग डिवाइस फिक्स कर देता है। कहानी फिर प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। ह्योंगजू के पीछे पीछे जांगिल और उसकी टीम भी सुनहो के घर पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस के आने से पहले सुनहो ह्योंगजू पर गोली चलाता है मगर ह्योंगजू ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इंटरोगेशन के दौरान सुनहो कहता है कि मैं अपना बयान सिर्फ ह्योंगजू के सामने ही दूंगा। फिर सुनहो ह्योंगजू को बताता है कि उसने आखिर वो मर्डर्स क्यों किए। एक रात जब सुनहो अपनी कार चला रहा था तब एक लड़का आकर उसकी कार से टकरा गया। उस लड़के ने देखा कि सुनहो एक पुलिस अफसर है तो उसने उसे मदद मांगी, पर उसकी मदद करने के बजाय सुनहो ने उसे बेवजह जान से मार दिया। सुनहो का उस समय नया नया प्रमोशन हुआ था, मानो पावर उसके सर चढ़ गया हो। वो नहीं चाहता था कि उस लड़के की वजह से उसके पोस्ट को खतरा हो, इसीलिए उसने उसे मारना ही सही समझा। सुनहो ने खुद को बचाने के लिए रिपोर्ट में ये लिखा कि वो लड़का पीकर कार चला रहा था जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे ही उसने चोई चांग मान की मौत को हार्ट अटैक, सुयान की मौत को पैर फिसल कर गिरना, जोंगसुक की मौत को सुसाइड और हेयान की मौत को शॉप में आग लगना बताया। उसने मौका वारदात से चीजों की छेड़खानी की और लोगों को बेवकूफ बनाया। उसने सभी को अपनी बातों में फंसा लिया था सिवाय ह्योंगजू के। यही कारण था कि सुनहो जुंगताई से जेल में मिलता रहा। जुंगताई ने जब उसे रीसेट के बारे में बताया तब उसे पता लगा कि ह्योंगजू को उसके बात पर भरोसा क्यों नहीं होता। ह्योंगजू सुनहो से पूछता है कि तुम मुझे फंसाने की बजाय मार भी तो सकते थे। सुनहो कहता है मेरी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर वो ह्योंगजू को फंसाकर जेल भेज देगा तो कोई उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा, मगर जब उसने ह्योंगजू को वहां से भागते हुए देखा तो उसका प्लान चौपट हो गया। फिर उसने ह्योंगजू को भी रास्ते से हटाने की सोची। ह्योंगजू को अफसोस हुआ कि उसने सुनहो जैसे मतलबी इंसान के लिए रिसेट करवाया। अब कुछ दिनों बाद ह्योंगजू ने घायुन के बर्थडे पर उसे केक देकर सरप्राइज दिया। बदले में घायुन ने ह्योंगजू को अपनी बुक पर ऑटोग्राफ देने का वादा किया। इसके बाद पुलिस सुनहो को दूसरे जेल में शिफ्ट कर रही थी। उस दौरान सुनहो ने ह्योंगजू से नोसैप के बारे में पूछा। घायुन डर के मारे नोसैप का हाल लेने उसके कैफे पहुंची। नोसैप को कैफे में न पाकर ह्योंगजू और घायुन ने कैफे की सीसीटीवी फुटेज चेक की जिसमें उन्हें सुनहो कैफे के आसपास चलता हुआ नजर आया। घायुन को अचानक उस टेक्स्ट की याद आई जो नोसैप ने उसे भेजा था। उसने नोटिस किया कि नोसैप हमेशा अपने मैसेज के बाद फुल स्टॉप लगाया करता था, पर उसने जो आखिर के कुछ मैसेज भेजे उसमें फुल स्टॉप नहीं लगाया था। घायुन और ह्योंगजू उस अस्पताल जा पहुंचे जहां नौसैप की वाइफ एडमिट थी। हॉस्पिटल जाकर उन्हें पता लगा कि नौसैप खुद एक मेडिकल प्रोफेसर था और हफ्ते में एक बार हॉस्पिटल जाया करता। नौसैप की वाइफ भी अमेरिका में अपना बिजनेस संभालती है। सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता लगा कि सॉन नौसैप की सेक्रेटरी है और यहाँ हमें मालूम होता है कि हम शुरू से लीशिन को इन सब का जिम्मेदार समझ रहे थे, मगर रीसेट का असली मास्टरमाइंड नौसैप था। एक दिन नौसैप ने लीशिन को पास में जाने का ऑफर दिया ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। लीशिन ने रीसेट के बाद अपनी बेटी को जिंदा पाया और उसकी बेटी लाख कोशिश के बाद भी 21 दिसंबर के दिन 11:11 पर मर जाती। इस चक्कर में लीशिन ने 6 बार रीसेट करवाया। नौसैप ने लीशिन से कहा कि एक दिन आएगा जब तुम बार बार इस चीज से गुजर कर स्ट्रांग बन जाओगी। अगर तुम दूसरों को भी इस चीज से गुजरता देखोगी तो तुम्हें अपनी बेटी की मौत से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये कहकर नौसैप ने लीशिन को सुनहो की फोटो दिखाई। वो देखना चाहता था कि अगर सुनहो को गायब करके उन 10 लोगों को जिन्हें सुनहो ने मारा था उन्हें जिंदा कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ सुनहो जिस बस से ट्रैवल कर रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उस बस के सामने एक बाइक आ गई थी। सुनहो को भी चोट लगती है, पर वो बस से उतरकर उस बाइक राइडर का हेलमेट उतारकर उसका चेहरा देखता है। वो बाइक राइडर वही था जिसकी फोटो लीशिन ने सुनहो को लिफाफे में डालकर दी थी। सुनहो उस बाइक राइडर की बाइक लेकर वहां से भाग जाता है,
पुलिस ह्योंगजू को इन्फॉर्म करती है कि सुनहो जेल से फरार हो चुका है। इधर नोसैप लीशन से कहता है, हमें नेक्स्ट रीसेट की तैयारी करनी होगी। अगर तुम अपनी बेटी की देखभाल करने में बिजी हो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तभी सुनहो वहां आता है और नोसैप को मारकर बेहोश कर देता है। होश आने पर वो सुनहो से पूछता है कि क्या तुमने अब भी वो लिफाफा संभाल कर रखा है जो तुम्हें लीशी ने दिया था। वो उसे ये भी कहता है कि तुम चाहो तो रीसेट करवा कर अपने सारे गुनाहों को ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ ह्योंजू और गायुन आपस में बातें करते हैं कि नोसैप और लीशान को सुनहो के फरार होने के बाद पहले से पता होगी। ह्योंजू लीशान के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालकर जियांग क्लिनिक पहुंचता है। वो उस पर एक क्रिमिनल को भागने में मदद करने का इल्जाम लगाता है और उसे क्लिनिक के बाहर की फोटो दिखाता है जिसमें सुनहो जियांग क्लिनिक में एंटर कर रहा था। इधर गायुन नोसैप के कैफे जाने वाली होती है। उसे सॉन अंदर से कुछ चुराते हुए नजर आती है। वो उसका पीछा करने लगती है। इंटरोगेशन में लीशन कहती है कि सुनहो क्लिनिक आया था पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं नोसैप का पता जानती हूँ। लीशन फिर ह्योंजू से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो क्योंकि आज शाम मेरी बेटी की मौत हो जाएगी। ह्योंजू लीशन से पूछता है कि अगर तुम्हारी बेटी की मौत होने वाली है तो फिर तुम नोसैप की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो। दरअसल लीशन सिर्फ एक प्यादा है। असल में रीसेट कैसे किया जाता है ये सिर्फ नोसैप ही जानता है। यही कारण था कि लीशन उसे बचाना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि नोसैप सॉन को कॉल करके उसे कहता है कि वो लीशन की बेटी के दवा में जहर इंजेक्ट कर दे, लेकिन गायुन वहां आकर उसका भांडा फोड़ देती है। वो तुरंत इस बात की खबर डॉक्टर को देती है और सॉन का पीछा करने लगती है। इसके बाद लीशन 11:10 पर हॉस्पिटल पहुंचती है। जब घड़ी में 11:12 होते हैं वो डॉक्टर से अपने बेटी के बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लीशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर लीशन को बताता है कि गायुन ने आपकी बेटी की जान बचाई है। लीशन उसे थैंक यू बोलती है। गायुन उसे बताती है कि अगर आज मैंने सॉन को दवा में जहर मिलाते ना पकड़ा होता तो फिर तुम्हारी बेटी की मौत हो जाती और तुम्हें लगता कि यही उसकी किस्मत है। लीशन को समझ नहीं आ रहा था कि नोसैप ने उसे झूठ क्यों बोला। वो हर रीसेट के दौरान ऐसा दिखाता मानो वो लीशन की हेल्प कर रहा हो और मेडिकल रिसर्च के लिए रीसेट कर रहा हो। यहाँ गायुन पुलिस को बता देती है कि सॉन ने लीशन की बेटी को मारने की कोशिश की थी। लीशन से पूछने पर सॉन उसे बताती है कि नोसैप ने मुझे मेरी मरी हुई बेटी से मिलवाने का वादा किया था, इसीलिए मैंने उसे कहने पर यह सब किया। लीशन सॉन को बताती है कि तुम्हारी बेटी को मरे 3 साल हो चुके हैं और रीसेट के जरिए हम सिर्फ 1 साल पीछे जा सकते हैं। नोसैप ने सॉन को बेवकूफ बनाया। अपनी सफाई में नोसैप लीशन से कहता है कि बार बार रीसेट करवा कर मैं तुम्हारी बेटी का इलाज की दवा इन्वेंट करना चाहता था। पुलिस नोसैप को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। गायुन को याद आता है कि जब वो आखिरी बार लीशन से मिली थी तो उसने उसे कहा था कि तुम्हें बचाने के चक्कर में ह्योंजू की मौत हो जाएगी। गायुन ने लीशन से उस जगह के बारे में पूछा था पर लीशन ने बताने से इनकार कर दिया था। लीशन जानती थी कि गायुन और ह्योंजू नोसैप को रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो फिर से रीसेट न करे, मगर लीशन को अब भी नोसैप की जरूरत थी। प्रेजेंट में गायुन को लीशन का कॉल आता है। वो उसे तुरंत अपने घर से निकल जाने को कहती है। इधर ह्योंजू नोसैप से मिलने जियांग क्लिनिक आया था। ह्योंजू को सॉन ने नोसैप की लोकेशन दी थी। अरेस्ट वारंट दिखाने पर नोसैप ह्योंजू से कहता है कि तुम्हें और गायुन को एक ही कार्ड मिला था क्योंकि तुम दोनों की मौत एक ही दिन, समय और जगह पर होने वाली है। यहाँ जब गायुन अपने घर से भाग रही होती है तो उसे सुनहो मिल जाता है। वो गायुन के फोन से ह्योंजू को कॉल करता है और नोसैप का अरेस्ट वारंट फाड़ने को कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो गायुन को मार डालेगा। गायुन ह्योंजू से वहां आने को मना करती है पर ह्योंजू अरेस्ट वारंट फाड़कर गायुन के घर की तरफ दौड़ता है। ह्योंजू के जाते ही नोसैप सुनहो को कॉल करके गायुन और ह्योंजू दोनों को मारने को कहता है। बदले में नोसैप सुनहो को रीसेट करवाने का वादा करता है। गायुन सुनहो को बताती है कि ह्योंजू ने रीसेट सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था। म्यूंगचुल ने तुम्हें मार डाला था पर ह्योंजू ने रीसेट के बाद उस हादसे को होने से बचा लिया। सुनहो कहता है कि मैं जानता हूँ ह्योंजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं रीसेट के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि ह्योंजू को मेरी असलियत पता न लग पाए। तभी ह्योंजू वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच जमकर हाथापाई होती है।
हालांकि ह्योंजू सुनहो के हाथ में हथकड़ी लगा देता है, पर वो और घायुन खुद भी जख्मी हो जाते हैं। घायुन जख्मी हालत में ह्योंजू से वादा करती है कि वो अगले रीसेट में उसे जरूर अपना ऑटोग्राफ देगी। घायुन के दम तोड़ते ही ह्योंजू उसे गले से लगा लेता है। इस हादसे के बाद ह्योंजू लीशन के पास जाकर कहता है कि मैं घायुन को बचाने के लिए फिर से रीसेट करवाना चाहता हूँ। लीशन उसे कहती है कि वो अब कभी रीसेट नहीं करेगी, क्योंकि अब वो अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहती। लीशन ह्योंजू को ये भी बताती है कि सिर्फ नोसैप ही रीसेट करने का तरीका जानता है। मैं बस टनल तक जाने का रास्ता जानती हूँ, जिसके अंत में एक डेड एंड आ जाता है। अगले सीन में हम लीशन और उसकी बेटी को ट्रेन में बैठे खुशी खुशी उस जगह से दूर जाते हुए देखते हैं। इधर ह्योंजू कार में बैठे टनल के डेड एंड तक पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योंजू नोसैप की क्लिनिक जाता है और उसे कहता है कि मैंने खुद अपनी लाइफ को रीसेट कर लिया है। नोसैप ये सुनकर चौंक जाता है। इसके बाद ह्योंजू उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ मेडिकल रिसर्च के नाम पर इलीगल एक्टिविटी करने का वारंट है। अब नोसैप और लोगों के इमोशंस के साथ खेलने की बजाय जेल की हवा खाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है सुनहो उन सभी लोगों की चीजों को देख रहा था जिन्हें उसने मौत के घाट उतारा था। तभी ह्योंजू वहां आ जाता है। ह्योंजू को देखकर सुनहो के होश उड़ जाते हैं। ह्योंजू सुनहो के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया था, क्योंकि उसने 4 लोगों का खून किया था। सुनहो ह्योंजू को शूट करने की कोशिश करता है, मगर उसके गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। ह्योंजू तुरंत हथकड़ी निकालकर उसके हाथों में डाल देता है। वहां से वह घायुन के घर जाता है। उसे घायुन मारू को लेकर घर से बाहर आते नजर आती है। वो उसे देखकर वहां से जाने लगता है, पर अचानक घायुन उसका नाम पुकारती है। घायुन ह्योंजू से कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। तुम वही डिटेक्टिव हो ना जिसने सुनहो नाम के सीरियल किलर को पकड़ा था। फिर ह्योंजू घायुन से पूछता है, क्या तुम वही कॉमिक राइटर हो जिसने हिडन किलर बुक लिखी थी? घायुन खुश होकर हाँ में जवाब देती है। जाने से पहले ह्योंजू घायुन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।